Okay, after displacement, we've got another vector quantity called acceleration. Other vector quantity could be velocity and so on. अच्छा, यहाँ पर ये acceleration, अच्छा इनके अलावा भी काफ़ी हैं, जैसे टॉर्क हो गया, मोमेंट हो गया, टॉर्क ऑफ अ कपल वगैरह। यहाँ पर बेसिकली आपको ये चीज़ नोट करनी है कि डेफिनेशंस इनकी आपको आनी चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो कि हम काइनेमैटिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे, बट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यहाँ दे देता हूँ कि इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर इसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसको मैथमेटिकली हम यूँ लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये डेल्टा, ये ट्रायंगल जो है ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल जो कि यू वी से रिप्रेजेंट की जाती है, माइनस इनिशियल जो कि यू से रिप्रेजेंट की जाती है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आप पढ़ेंगे जब आप काइनेमैटिक्स कर रहे होंगे। This is also one of the equations of motions that you have studied in kinematics. What is velocity? Velocity is different from speed. It is also a vector quantity. And by the way, velocity में भी आपको direction को reference देना होगा. So it is to speed up in a particular direction, या फिर अगर आप और ज़्यादा बेहतर definition लिखना चाहें तो rate of change of displacement को कहेंगे। ठीक है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट। ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से आप राइट हैंड साइड की तरफ फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, एंड राइट हैंड साइड की तरफ 10 मीटर्स का डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपने जो कवर किया है स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, स्ट्रेट है, दूसरा एक स्टार्टिंग पॉइंट का रेफरेंस है। अब इसी डिस्टेंस को आपने अगर 2 सेकंड्स में कवर किया है तो इनका रेशो अगर आप ले लें, मतलब 10 डिवाइड बाय 2 कर लें, तो आपके पास 5 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, जो कि एक डायरेक्शन में होगी, 5 मीटर्स पर सेकंड टू द राइट हैंड साइड। इसमें भी आपको डायरेक्शन का रेफरेंस देना होगा, क्योंकि वेक्टर विदाउट अ डायरेक्शन इज मीनिंगलेस। You need, for a complete meaning of vector, you need the direction of that particular vector. अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई एग्जाम्पल्स की। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय नॉन जीरो नंबर, स्केलर्स और वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अब इस पार्ट पर आ जाते हैं। अच्छा, सो बेसिकली स्केलर किसी भी दूसरे नंबर की तरह आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मीटर का आपका डिस्टेंस है और 2 मीटर का कुछ और डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 + 2 जो कि 4 है। ठीक है, एक नॉर्मल मैथमेटिकल जो एलिमेंट्री मैथ के जो रूल्स आपने सीखे हैं, स्केलर्स के एडिशन में वही अप्लाई होंगे, वेक्टर्स के एडिशन में रूल्स डिफरेंट होंगे। अच्छा, वेक्टर्स को पहली बात तो आप ये समझ लें कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बाय द वे, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अच्छा, एरो में भी दो चीज़ें, एक तो एरो की डायरेक्शन है जो कि वेक्टर की डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में होगी, एंड दूसरी चीज़ होगी एरो का जो एरो की लेंथ। एरो की जो लेंथ है ना, ये आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस, और ये लेंथ और मैग्नीट्यूड ये आप स्केल डायग्राम से आप मेजर करके कोई भी स्केल लेकर आप इनको क्या कहते हैं वो कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड, किसी भी मैग्नीट्यूड का एक पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ का वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, कोई स्केल लेकर फॉर इंस्टेंस एक बॉडी है, अगेन फोर्स की एग्जांपल लूंगा मैं कि 10 न्यूटन का फोर्स उस पर राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है। तो अब ये 10 न्यूटन का फोर्स जो है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स 2 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक 5 सेंटीमीटर्स
का एरो राइट हैंड साइड की तरफ बनाएंगे एंड इस एरो की डायरेक्शन उसी 10 न्यूटन की फोर्स की डायरेक्शन में है और इस एरो की जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर ये आपके 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सॉरी 10 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो की लेंथ 2 सेंटीमीटर्स की होगी, ठीक है, क्योंकि 10 न्यूटन हमने अज्यूम कर लिया कि 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। तो आप 2 सेंटीमीटर्स की एक लाइन स्केच करेंगे और उसका एक वेक्टर मतलब एक एरो बना लेंगे। एरो की हेड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी, एरो की जो लेंथ होगी वो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, जो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब अगर वेक्टर इससे बढ़ता है, फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन का हो जाता है, तो आपकी लेंथ एरो की और उसी हिसाब से बड़ी हो जाएगी। आप यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। अगर 10 न्यूटन आपके 2 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 न्यूटन आपके कितने सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे इसका। 100 इंटू 2/10 20 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप 20 सेंटीमीटर्स का एक एरो बनाएंगे उसी डायरेक्शन में, तो वो 100 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से एरो आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये स्केल डायग्राम्स हमारे सिलेबस में नहीं पूछी जाती, एप्टीट्यूड में मतलब एमडी कैट में नहीं पूछी जाती। आपको वेक्टर्स ड्रॉ करने नहीं होते, बस सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, तो इसलिए आपको वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। आइडेंटिफाई करने होते हैं, आपको ड्रॉ करने के लिए कोई नहीं कहेगा। अच्छा, तो आइडेंटिफाई करने की कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ अगेन एक बॉडी लूंगा मैं। इस बॉडी पर राइट हैंड साइड की तरफ एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और इसी बॉडी पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, ठीक है। अब ये दो फोर्सेस जो इस बॉडी पर लग रही है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, तो उनकी साइन ऑपोजिट्स हो जाते हैं। मतलब इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसको मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है, या फिर अगर 5 न्यूटन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो फिर 10 न्यूटन को उस केस में नेगेटिव लूंगा, सही है। अच्छा, ये आप पर है, आप कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो 10 न्यूटन पॉजिटिव और 5 न्यूटन उसी हिसाब से नेगेटिव होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो 10 न्यूटन जो है ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, और 5 न्यूटन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। वो आप, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल रिजल्टेंट वेक्टर निकालें इन दोनों वेक्टर्स का जो इस बॉडी पर लग रहा है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालें, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है कि आप जितने भी वेक्टर्स हैं आप उन सबको ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप साइंस का ख्याल रखिएगा कि ये -5 न्यूटन होगा अगर ये 10 न्यूटन है। अच्छा, अगर ये -5 है, ये 10 न्यूटन है, आप इनको ऐड करें तो 10 प्लस -5 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 5 विच इज 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन और ये पॉजिटिव आया है आपके पास आंसर। इसका मतलब ये होगा कि 5 न्यूटन की फोर्स राइट हैंड साइड की तरफ लग रही है क्योंकि पॉजिटिव इस 10 की डायरेक्शन थी जो कि राइट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये उस केस में होगा, उस केस में आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे जब ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। अच्छा, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हैं दोनों। अच्छा, दोनों अगर पैरेलल होंगे मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे और दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे, फिर क्या करेंगे। अच्छा, उस केस में एक सेकंड। अच्छा, उस केस में आपने ये करना है कि बस उनको डायरेक्टली ऐड कर देना है, क्योंकि अगर ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शंस में ऐड कर रही हैं, तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बस दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दें। 10 + 5 आपके पास आ जाएगा 15 न्यूटन। 15 न्यूटन की एक बड़ी फोर्स आपकी राइट हैंड साइड की तरफ लग रही होगी जो कि आपका रिजल्टेंट है। क्लियर। अब इसके बाद ये तो था पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली सब्ट्रैक्शन का इससे पहले वाली जो एग्जांपल थी वो सब्ट्रैक्शन की थी कि दोनों वेक्टर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन, अच्छा ये दो वेक्टर्स राइट की तरफ लग रहे हैं लेकिन अगर 1 न्यूटन का वेक्टर लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो फिर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। फिर इस 1 न्यूटन को उन दोनों से माइनस कर देंगे, इन दोनों का सम, जो जो भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे उनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो ये अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला नेगेटिव होगा। अब इनको बस सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 न्यूटन को 10 और 5 के सम से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तभी आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी जो कि होगी 10 + 5 - 1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 14 न्यूटन।
ठीक है, इस तरह से करना है। ये पैरेलल एंटी पैरेलल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस सिंपल मैथ की तरह आपने सॉल्व कर देना है। पैरेलल एंटी पैरेलल के फौरन बाद आ जाता है नेक्स्ट, अगर आपके पास एक बॉडी है एंड इसी तरह से एक बॉडी है एंड इस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है आपके पास राइट हैंड साइड की तरफ 5 न्यूटन की, और इसी बॉडी पर एक और फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ 4 न्यूटन की, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बॉडी पे बताएं रिजल्टेंट क्या होगा। आप क्या करेंगे? अब तो ये दोनों फोर्सेस पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, बल्कि दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो इस केस में जब भी ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है तो इस केस में एक रूल लगाते हैं जिसे कहते हैं हेड टू टेल रूल मेथड, और या हेड टू टेल मेथड, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टू टेल रूल का ये काम होता है कि आप वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं और इसी रूल से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय द वे। अच्छा, और ये हेड टू टेल रूल ये जिस लॉ के नीचे आता है, जिस लॉ का मेथड है, उसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं, हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है, वैसे कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप देख लेंगे कि इसको हेड टू टेल क्यों कहते हैं, पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अच्छा, ये दो फोर्सेस, अच्छा अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्रीज पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल का ये रूल है कि आप किसी भी दोनों में से एक वेक्टर को ले लेंगे। लेट्स अज्यूम 5 न्यूटन को हमने ले लिया। 5 न्यूटन की फोर्स राइट हैंड साइड की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है, इसका एरो मैंने यहाँ उठा लिया। अब पहला वेक्टर जो है, इसके बाद दूसरा वेक्टर 4 न्यूटन बचा। अब 4 न्यूटन का जो टेल होगा ना, 4 न्यूटन की जो टेल है उसको 5 न्यूटन के हेड पर रख देंगे, मतलब जो सेकंड न्यूटन की टेल, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख देंगे। ये 4 न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा है और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इनका जो रिजल्टेंट आपने निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप जो फर्स्ट वेक्टर होगा ना उसकी टेल से आप सेकंड वेक्टर की हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसकी डायरेक्शन होगी टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, और इसकी जो भी लेंथ होगी ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड इस तरह से आप स्क्वायर रूट दोनों साइड्स का ले लें एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, 5 टाइम्स 5 इज 25 प्लस 16, 25 को आप 16 से ऐड कर दें, सो 41 हो गया, अंडर रूट ऑफ 41। अच्छा, 41 का अंडर रूट तो आप निकाल नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? अगर आंसर ऑप्शंस में स्क्वायर रूट ऑफ 41 ही दिया हुआ है तो वही आप चूज कर लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो इसका क्लोजेस्ट पॉसिबल कोई आंसर है। अच्छा, क्लोजेस्ट पॉसिबल 36 है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर 36 है, फिर 49 है, राइट। 6 टाइम्स 6 36 होता है और 7 टाइम्स 7 49 होता है, और 41 यहाँ है। 41 किसके करीब है? 36 के ज्यादा करीब है, मतलब इसका आंसर 6 के आसपास होगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 36 और 41 का डिफरेंस कितना है? 36 और 41 का डिफरेंस है 5 यूनिट्स, राइट। 5 का यूनिट डिफरेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 क्योंकि ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, 6.5 क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 5 है। अच्छा, एग्जैक्टली 6.5 आंसर ऑफ कोर्स नहीं आएगा आपके पास, ये एक मेथड है कि उसके करीब करीब कोई आंसर, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा, आप स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकते, तो इस तरह से आप एक अंदाजा लगा लेंगे कौन सा आंसर इसके ज्यादा करीब होगा, और वो अक्सर ऐसे ही कोई आंसर देते हैं कि जो बहुत ही करीब होता है इसके, ठीक है। कोई ऐसे दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक ऐसा ऑप्शन देंगे जो इसके काफी करीब होगा, जो कि आप आसानी से मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से अगर ये दो वेक्टर्स किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं तो आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हेड टू टेल रूल से। अच्छा, इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहते हैं? अच्छा, तो इसको पैरेललोग्राम लॉ कहने की वजह अभी मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स अज्यूम देयर इज अ वेक्टर एक्टिंग टू द राइट हैंड साइड 3 न्यूटन का, ठीक है, और लेट्स से 5 न्यूटन का ही वेक्टर एक और है जो कि इस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी दूसरा एंगल पर। ये एंगल है, लेट्स अज्यूम ये थीटा एंगल है। अब इन दोनों का अगर मैंने आपसे पूछा कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप हेड टू टेल रूल लगा लेंगे, ठीक है। आप पहले वेक्टर को लेंगे, किसी भी दोनों में से किसी भी एक को आप पहला वेक्टर अज्यूम कर लेंगे। मैं 3 न्यूटन को पहला वेक्टर अज्यूम कर लूंगा। पहला वेक्टर अज्यूम करने के बाद आप दूसरे वेक्टर को उठाएंगे, और दूसरे वेक्टर को उठाने के बाद ये आपका दूसरा वेक्टर आ गया। दूसरे वेक्टर को आपने उठाया
और पहले वेक्टर के हेड पर रख दिया, ठीक है। ये 5 न्यूटन को आपने उठाया, पहले वेक्टर के हेड पे रख दिया, उसके टेल को। फिर इसके बाद आपने रिजल्टेंट को ड्रॉ करने की कोशिश की, तो वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब इसको पैरेललोग्राम लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इस वाले वेक्टर को, जो 5 न्यूटन है, इसी को इसके पैरेलल यहाँ पर एक और कॉपी बना लें इसकी, उसी डायरेक्शन में, और ये जो 3 न्यूटन फोर्स है, इसी को मतलब 3 न्यूटन का जो वेक्टर है इसके पैरेलल बना लें यहाँ पर, ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम का जो ये वाला डायगोनल है ये आपका रिजल्टेंट होगा, इसलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बना रहा होता है। तो आप वेक्टर्स हेड टू टेल रूल का मतलब है सारे वेक्टर्स को ज्वाइन कर दो हेड टू टेल और उनका रिजल्टेंट निकालो, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हो, उस केस में आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है, एक वेक्टर इस तरफ लग रहा है, दूसरा वेक्टर कुछ यहाँ लग रहा है, तीसरा वेक्टर यहाँ लग रहा है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर। इस केस में क्या करेंगे आप? इस केस में बेसिकली कुछ नहीं, आप सारे वेक्टर्स को बस ऐड कर देंगे, हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर देंगे, और फिर उसके बाद एक रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अच्छा, इस केस में जो है ना, वो आपसे कभी कोई मैग्नीट्यूड नहीं पूछेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, बट सिर्फ ये पूछेंगे कि आपका रिजल्टेंट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका एरो किस टाइप का बनेगा। मतलब आंसर ऑप्शंस में आपको 4 एरो किसी भी डायरेक्शन में दे देंगे। वो आपको निकालना आना चाहिए। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला वेक्टर F1 है, ये वाला F2 है, ये वाला F3 है, ये वाला F4 है। तो आपने बस किसी भी पहले वाले वेक्टर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ये वाला वेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, F1 को, ठीक है। F1 को सेलेक्ट करने के बाद मैंने लिया और रखा यहाँ पर। फिर किसी दूसरे वेक्टर को ले लें, मैं F2 को ले लेता हूँ, इसको उठा के इसके हेड पर रखें, ठीक है, रख दिया। फिर किसी तीसरे वेक्टर को लें, ये रहा, उसको उठाकर, अच्छा इसको नहीं, वेट, इस तीसरे वेक्टर को उठाकर पहले जो ये वाला वेक्टर बना है उसके हेड पर रखें यहाँ पर, ठीक है। एंड इस तरह से रखने के बाद एक छोटा वेक्टर आपका बनेगा, लेकिन हम अभी एक डायग्राम, मैंने खुद से वेक्टर्स लिए हैं तो इसलिए कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं बनी, लेकिन अज्यूम करते हैं कि यही डायग्राम है, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स हैं, कोई चौथा वेक्टर नहीं है, तो 1, 2 और 3 ये 3 वेक्टर्स हैं। तो अब आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है ना, तो पहला वाला जो ये वाला वेक्टर है इसके टेल से शुरू करेंगे, और जो आखिरी वाला वेक्टर है उसके हेड तक जाएंगे, ये आपका रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो कोई ऐसा ऑप्शन अगर होगा एमसीक्यू में तो वो आप चूज कर लेंगे। इससे थोड़ी बेहतर डायग्राम बना लेते हैं। एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर एक वेक्टर राइट की तरफ एक्ट कर रहा है, एक वेक्टर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, एक वेक्टर यू एक्ट कर रहा है, दूसरा वेक्टर यू एक्ट कर रहा है, ठीक है। फोर्सेस ही हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी भी पहले वाले वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चलो ले लिया। फिर इसके बाद कोई दूसरा वेक्टर ले लेते हैं। अच्छा, इस वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है। अच्छा चलो, ये 3 वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं इस पर। अच्छा, 3 वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो अब मैं दूसरा वाला ये वाला चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये रेड वाला, इसको मैंने उठाया, इसके हेड पर रख दिया। फिर ये वाला लास्ट तीसरा वाला उठाया, उसके हेड पर रख दिया, जो दूसरा वाला था, ठीक है। अब इस टाइप की डायग्राम बन गई हमारे पास। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? बेसिकली इस वाले को, जो ये वाला है ना, ये व्हाइट से रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने यहाँ से। अब इनका रिजल्टेंट बनाने के लिए जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है वहां से शुरू करेंगे, लास्ट वेक्टर के हेड तक ले जाएंगे, ये आपका रिजल्टेंट बन गया, ये उसकी डायरेक्शन होगी। और यूजुअली इस टाइप के एमसीक्यूज के लिए वो डायरेक्शन ही पूछते हैं, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये था वेक्टर लॉ ऑफ, ये था वेक्टर एडिशन बेसिकली, हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही लॉ हम यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। बेसिकली सब्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल तो हमने यहाँ ले ली थी, ठीक है, जो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए थी। लेकिन अब अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं बल्कि नेगेटिव वेक्टर्स हों, उनका क्या सीन होगा? अच्छा, लेट्स अज्यूम कि ये एक वेक्टर है बी, जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ये एक वेक्टर है बी के बाद एक और वेक्टर है ए, इस तरफ एक्ट कर रहा है। अच्छा, मुझे ए और बी का नेगेटिव मतलब डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी निकालना है मुझे, ठीक है। ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा? ए माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए काफ़ी सिंपल है।
आप पहले तो माइनस बी देखेंगे कि ए माइनस बी का यही मतलब है ना कि आप ए प्लस माइनस बी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। आप वेक्टर ए को आप वेक्टर माइनस बी के साथ ऐड करना चाह रहे हैं, इसका यही मतलब है, राइट। अब वेक्टर माइनस बी क्या होगा? व्हाट इज वेक्टर माइनस बी? नाउ लेट्स सी। माइनस बी, माइनस साइन का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, लेकिन बी का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड बी के ही जितना होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ, उसकी डायरेक्शन सब कुछ बी का ही होगा, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन से मेरा मतलब है उसकी उसका ये जो एंगल है, ये वाला एंगल बी का ही होगा, लेंथ बी की ही होगी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली माइनस बी का जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो कि इसके बिल्कुल पैरेलल होगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि वो इस पहले वाले वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, और ये थीटा आपका एंगल है, ठीक है। ये माइनस बी का वेक्टर आ गया आपके पास। अब माइनस बी का वेक्टर आपके पास आ चुका है, तो आप इस माइनस बी के इस वेक्टर को ए के वेक्टर के साथ हेड टू टेल रूल से आप ज्वाइन करें, उनका रिजल्टेंट निकालें, आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा, खत्म, सिंपल है, ठीक है। मैंने वेक्टर ए को लिया, यहाँ रखा, ये रहा वेक्टर ए मेरा, ये वाला, ठीक है, उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। वेक्टर बी को लिया, पहले वाले वेक्टर जो भी आपने लिया हो उसको दूसरे वाले वेक्टर की टेल पर रखेंगे, राइट। सो बेसिकली दूसरा वाला वेक्टर आप उठाएंगे और पहले वाले वेक्टर के हेड पे रखेंगे, इसका यही मतलब हुआ। तो मैं बी को यहाँ से उठाऊंगा, बी की टेल को उठाऊंगा और यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। और ये मत भूलिएगा कि डायरेक्शन वही होगी, ठीक है, ये थीटा ही होगा। अब ये वेक्टर ए था आपके पास, ये वेक्टर माइनस बी है, दोनों वेक्टर्स आ चुके हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लें, पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? ये होगा ए माइनस बी के इक्वल, क्योंकि आपने वेक्टर ए को वेक्टर माइनस बी के साथ ऐड किया है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई ऐसी कोई खास मुश्किल बात इसमें नहीं थी। तो आप पैरेललोग्राम लॉ या हेड टू टेल मेथड या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये एक बुक की लाइन है, बेसिकली सिंध एमडी कैट की बुक की लाइन, इंटर की बुक की लाइन है कि वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और वो सब्ट्रैक्शन इस तरह से कि उसकी डायरेक्शन आप ऑपोजिट कर लेंगे, बेसिकली वेक्टर को आप एंटी पैरेलल बना लेंगे, ठीक है। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। अगले वीडियो में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और ये वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के चैप्टर्स को मजीद बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज।